हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। भूगोल की इस यात्रा में हमने जो एक नया पाठ शुरू किया था वो था भारत के संदर्भ में। और भारत के संदर्भ में था भारत भारत की हम पढ़ रहे थे जनसंख्या, घनत्व, वितरण एवं वृद्धि। ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसी पाठ को हमने विश्व के संदर्भ में पढ़ा था, मैंने आपसे बात की थी। अब हम इसको भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। हमने इसमें जनसंख्या का वितरण पढ़ लिया है, जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार से, हमने ये पढ़ा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, साथ में हमने जनसंख्या घनत्व को पढ़ा और घनत्व के प्रकार भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? आप इसको समझिए, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि अगर हम बात करें कि एक, मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं आपको मैं, कि एक क्षेत्र है ए, उस क्षेत्र ए में कुछ समय बाद, यानी जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूं 10 वर्ष के बाद में एक उस जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए पहले जनसंख्या 100 थी, अब वहां पर 150 हो गई है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समयावधि में या निश्चित समय अंतराल पर जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ? आप 150 में से 100 लेस करेंगे तो 50 का परिवर्तन हुआ। यानी जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। समझ गए आप? अपने गांव का, अपने शहर का उदाहरण ले सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसको हम थोड़ा भारत के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा समझेंगे भारत के संदर्भ में, तो आप इसको यूं समझिए कि जैसे भारत की जनसंख्या, जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या 2001 में कितनी है? 102.70 करोड़ है। 102.70 करोड़ है। और भारत की जनसंख्या 2011 में है 121.02 करोड़। 121.02 करोड़। तो यहां पर कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो हम क्या करेंगे, आप 121.02 में से 102.70 करोड़ को घटा देंगे तो लगभग 18.32 करोड़ की वृद्धि आ जाएगी। तो ये वृद्धि होगी। परिभाषा समझ लीजिए आप, किसी निश्चित स्थान कौन है? भारत है। निश्चित समय अंतराल 2001 से 2011 में कितना अंतर हुआ? 10 वर्ष का अंतर हुआ। जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसको हम जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। यहां पर एक शब्द और ले सकते हैं, इसको हम निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। और साथ में इसमें एक शब्द और ले सकते हैं, हम इसको दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं। 10 साल की है ना, इसलिए इसको हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आपने जनसंख्या वृद्धि पढ़ ली है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसी में एक संदर्भ में आप लीजिए, ये जनसंख्या वृद्धि है और एक शब्द आता है आपके पास में, बार बार आता है, वो होता है जनसंख्या वृद्धि दर। क्या आता है? जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? बिल्कुल सामान्य अर्थों में समझाऊंगा, उसको एक बार यहां समझ लीजिए आप। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तो बात ये समझिए कि परसेंट के अंदर आएगी, एक इसमें आएगी प्रतिशत में आएगी। हम इसको यहां पर थोड़ा सा लेते हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर अगर हम करें, इसके संदर्भ में यहीं पर करते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। ये लीजिएगा। तो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि दर परसेंट होगी, वो किसी मान पर होगी। तो यानी जो पूर्व की जनसंख्या है वो हमारी ये है, इस पर होगी, है ना। तो आपका जो सूत्र बनता है वो बनता है निरपेक्ष वृद्धि बटे पूर्व की जनसंख्या इंटू 100।
इंटू 100। अब यहां पर निरपेक्ष वृद्धि से मतलब कितना है, 18.32 करोड़ है। पूर्व की जनसंख्या हम जानते हो, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं वो किसी पर निकालते हैं कि इतना परसेंट बढ़ा, तो पहले जो पूर्व का था उसको मान पर बढ़ा, तो यहां पर हमारा पूर्व की जनसंख्या हो गई 102.70 और कितना परसेंट हुआ, इसको मल्टीपल करेंगे, आएगा 17.64%, 64%। यानी जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा किसमें आएगी, परसेंट में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी आपकी बात करें कि जनसंख्या, अगर हम बात करें वृद्धि जो भारत की है ना, वो तो है 18.32 करोड़, लेकिन हम बात करें कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी होगी, वो आपकी आएगी निरपेक्ष वृद्धि, सूत्र ये बन जाएगा बटे पूर्व की जनसंख्या गुना 100, यानी 18.32 इंटू 102.70 इंटू 100, यानी 17.64% हो जाएगी। और इसी को हम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें कुछ आंकड़े भी लेते हैं। आंकड़े ले हम इसमें कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्यों का क्रम, ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो ये होगा आपका मेघालय। ये कौन सा होगा, मेघालय। कौन सा होगा, मेघालय। हम बात कर रहे हैं इसमें दूसरा, जब ज्यादा की बात हो गई तो कम की भी होगी, कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो ये होगा आपका नागालैंड। क्या होगा, नागालैंड। ये माइनस के अंदर है, माइनस मान लीजिए आप 0.50% के हिसाब से, है ना। तो कुछ याद कर सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, यानी मेघालय में बारिश होती है तो बारिश के हिसाब से याद करें, जनसंख्या बारिश हुई है तो मेघालय कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय हो गया, और यहां पर आपका हो गया नागालैंड हो गया। दूसरा हम इसमें कर सकते हैं यहां पर आप तीसरा आप ले सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला यूटी, वृद्धि दर वाला लगाई यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका अंडमान, माफ कीजिएगा, दादर नगर हवेली। कौन सा आएगा, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। यूं याद कर सकते हैं कि हवेली होती है, हवेली में बहुत लोग रहते हैं, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या जो यूटी है वो दादर नगर हवेली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आप इसमें कर सकते हैं, तीसरा इसमें कर सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी, ये आपका आएगा लक्षद्वीप। ये क्या आएगा, लक्षद्वीप। कुछ आंकड़े हैं कि भारत में सर्वाधिक, अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर वाला, हम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य की बात करें तो वो आपका मेघालय है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य तो नागालैंड है, आपका क्या आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला यूटी है तो दादर नगर हवेली है, और सबसे कम जो है वो लक्षद्वीप है। ये कुछ आंकड़े आपको याद करने हैं। अच्छा, इसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी लेकर आते हैं आपके लिए, वो देखिए आप इसमें यहां से देख सकते हैं। आप इसमें आप यूं देखिए कि हमारे, आपको पहले बता रखा हूं कि लॉर्ड
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने, देखिए अंग्रेजों ने जो भी काम किया वो अपनी सुविधा अनुसार किया, अपने राज्य को चलाने के लिए किया, देश में शासन था उनका, तो उन्होंने जनगणना शुरू करी, जनगणना प्रारंभ करी। सबसे पहले सबसे सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ करते हैं वो, और वो जनगणना प्रारंभ होती है 1872 में। कब होती है? 1872 में। लेकिन एक विधिवत रूप से बात करें, विधिवत रूप से, कानूनी रूप से अगर हम जनगणना की शुरुआत की बात करते हैं तो वो आती है 1881 में। कब से आती है? 1881 में। अब यहां से फैक्ट जो बनता है, मैं बता चुका हूं मैं कि आजादी अब तक भारत में कब कितनी जनगणना हो चुकी है? अभी तक आपको पता है 2011 ही जनगणना हुई है, इससे पहले वाली जनगणना नहीं हो पाई है, आपको मालूम है, क्योंकि 21 वाली अभी तक नहीं हो पाई है। तो अब तक भारत में कितनी जनगणना हुई है? तो हम बात करेंगे, अब तक हुई है 14वीं जनगणना हो चुकी 2011 में। और आजादी के बाद की बात करें, आजादी के बाद भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है? तो आजादी के बाद की बात करें तो आप ये देख सकते हैं वो 7वीं जनगणना हुई है। तो ये कोई रटना नहीं है, ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, देखिए आप यहां से हिसाब लगा सकते हैं। 1881 में जनगणना हुई, उसके बाद में 1891 में होती है, फिर 1901 में होती है, फिर 1911 में होती है, 1921 में होती है, 1941 में होती है, 1951 में होती है, 1961 में होती है, 1971 में होती है, 1981 में होती है, 1991 में होती है, और यहां पर 2001 में होती है और 2011 में होती है। 2011 में होता है। अब देखिए आप, अगर हम बात करें कि अब ये कौन से नंबर की है, देखते हैं। अगर हम एक बार हम देखते हैं कौन सी हुई है। 1 2 3 4 5, एक यहां पर रह गया है, माफ कीजिएगा, 1931। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गई है। और आजादी की बात कहां से? 51 से। 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सी हो गई? 7वीं जनगणना हो गई है। या आप, अगर आपके फैक्ट्स क्लियर है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जनसंख्या वृद्धि दर का कुछ एक आंकड़ा है, तथ्य है, जो आपको मैं बता चुका हूं। तो आपने जनसंख्या वृद्धि पढ़ी, वृद्धि दर पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? पहली बात तो आपको हर शब्द का अर्थ समझना है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? हम प्रवृत्ति की बात करें तो प्रवृत्ति का मतलब होता है स्वभाव। आपका स्वभाव कैसा है, या किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, स्वभाव किस प्रकार बदलता है। तो वैसे ही जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि दर में, यहां पर हम दर भी लगा सकते हैं, वृद्धि दर में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, किस प्रकार का परिवर्तन हमको देखने मिला है। अब इस बात को समझिए आप। हाँ, परीक्षा में आता है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति होता है, आप सोचते हैं प्रवृत्ति है क्या? प्रवृत्ति का मतलब यही होता है कि वो किस प्रकार उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो हम बात करें 1911 में, तो 1911 में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 0.75%। यहां पर जनसंख्या वृद्धि धनात्मक रही है। उसके कारण ये मान सकते हैं कि उस वक्त जनसंख्या जो वृद्धि थी, जो जन्म दर थी, वो उच्च थी, है ना। और जन्म दर उच्च होने के कारण वहां पर उस वक्त बड़ा परिवार एक माना जाता था कि जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही हम पैसा कमा सकते हैं, उतने ही रोजगार के हाथ होंगे। तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि अभी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, तो प्लस में है। लेकिन ये देखते हैं यहां माइनस में कैसे आ गई। यहां पर हम 21 में देखते हैं माइनस में। तो माइनस का कारण यहां पर यह है कि यहां पर इस वक्त महामारी थी, महामारी व अकाल के कारण, महामारी व अकाल के कारण यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? ऋणात्मक दर्ज होती है, ऋणात्मक दर्ज होती है। और ये ऋणात्मक वृद्धि दर जो दर्ज हुई है वो केवल इसी काल में हुई है, तो ये ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है यहां पर। कारण पूछे तो कारण 1921 के अंदर क्या है? महामारी व अकाल के कारण। तो ये कौन से दशक की वृद्धि दर में हुई है? तो ये बात कर सकते हैं हम, ये 1911 से लेकर 21 में, क्योंकि ये जो दशक की वृद्धि दर माना जाएगा, जो परिवर्तन आया वो इन 10 साल के अंदर आया। तो हम कह सकते हैं 1911 से 1921 के अंदर, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, वहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, माइनस में। अब यहां पर हम कुछ और फैक्ट लेते हैं। अगर हम 1971 को लें, यहां पर आप देखेंगे 1971 को, यहां पर तो वृद्धि हुई है, ये अब तक का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, अब तक का।
ठीक है, अब तक का सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज की गई है वो इसी में करी गई है 1971 में। अब इसमें समझिए आप बोलेंगे सर 1971 में तो दशक कौन सा हुआ? तो दशक हुआ 1961 से लेकर 1971। दशक कौन सा हुआ? 1961 से लेकर 1971, यानी 1961 से लेकर 1971 जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला 1961 से लेकर 1971 ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक हुआ। सबसे कम जो ऋणात्मक करी गई है तो हम बात करेंगे 1911 से लेकर 1921, ये ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। और इसके बाद हम देखेंगे यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर में धीरे धीरे गिरावट ही हो रही है। ये क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। 24, 66, 85, 54, 17.64। इसका कारण आप समझिए, यहां पर तो क्या हुआ था, जब 21 के बाद में यहां वृद्धि दर का कई कारण है कि यहां पर जब देश का विभाजन होता है तो कई जनसंख्या समूह का प्रवास होता है, कुछ वहां से हमारे पास में आते हैं, इस कारण यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। प्रवासी जो बांग्लादेश से हैं या फिर और कई कंट्रीज से आते हैं तो यहां जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर आपने जब पढ़ा होगा, अपन पढ़ते हैं 3 जो विचारधारा पढ़ते हैं, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद। जब देखा गया कि यहां तो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज हो रही है, इससे संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, तो सरकार के द्वारा योजनाएं अपनाई गई। उस योजनाओं के साथ में अगर सभी व्यक्ति को अगर उचित पोषण देना है, रोजगार देना है, स्वास्थ्य देना है, तो हमें जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी पड़ेगी। घटेगी तो नहीं, लेकिन जो बढ़ेगी भी वो भी घटती दर से। तो देखिए यहां पर शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण आपके पास प्रश्न आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी कैसे दर्ज की गई है। तो आप इसमें ये ले सकते हैं, आप यहां पर यूं समझिए, आप इसमें ले सकते हैं कि यहां पर इसका कारण क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर में जनसंख्या वृद्धि दर में जो कमी आई है उसके कारण क्या है? वृद्धि दर में कमी के कारण कैसे आई है? तो आप कर सकते हैं यहां पर देरी से विवाह की बात की गई है। यहां पर समाज में जागरूकता लाई गई है। समाज में जागरूकता है, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा है, टेलीविजन के द्वारा है, समाचार पत्र के द्वारा है, इसकी की गई है। सरकारी योजनाएं आई है, सरकारी योजनाएं जो दी गई है वो है, जैसे इसमें एक आप कर सकते हो कि शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में जागरूकता आती है। 5वां इसमें ले सकते हो कि जैसे मान लीजिए कई तरीके हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, इसके द्वारा भी जनसंख्या में, वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है। इसके अलावा आप ले सकते हो सरकारी योजना, इसमें कह दिया कि भाई राशन उनको मिलेगा जिनका परिवार छोटा होगा, उस हिसाब से है। और एक सरकारी नौकरी का भी आप कर सकते हैं, सरकारी नौकरी का भी कह सकते हैं। तो ये कई जो प्रकार हैं, इन्होंने क्या किया है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसके अंदर इसमें गिरावट का कारण है। यहां पर जनसंख्या में गिरावट आ रही है, यही इसका उत्तर है। और यही इसमें आपको लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति में ये आंकड़े आपको लिखने हैं। और फिर 2 तथ्य लेने हैं। एक तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, 1911 से 1921 में ऋणात्मक वृद्धि दर। एक लिखना पड़ेगा 1961 से 1971, और यहां लिखना पड़ेगा कि सरकार की योजनाओं के द्वारा जो संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसी का सरकार की योजना आ रही है, शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, कुछ बाध्यताएं लाई गई है, वैज्ञानिक तरीके हैं जिसके अंदर हम कई बातें कर सकते हैं, उसके कारण यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि आपको, अपन जब यहां पढ़ते हैं, सबसे बड़ी समस्या, आप 12th के विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो नक्शे में आती है। मुझे लग रहा है आप अभी तक कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर कौन सा नक्शा है, कौन सा वो क्षेत्र आएगा आपका पास, राज्य कहां पर है। तो एक बार मैं इसकी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ में। एक बार आप देखेंगे, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम एक बार नक्शे को देख लेते हैं कि कहां पर। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको रटना नहीं पड़े, आप समझिए। हम पहले राजस्थान से बात करते हैं। आप 12th के विद्यार्थी हैं, मुझे पता है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी जिनको नहीं आता हो और उनके लिए मैं उपयोगी सिद्ध हूं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर हम राजस्थान को लेंगे, और राजस्थान के अंदर आप ये देखिए कि राजस्थान हमारा राज्य है, तो हम राजस्थान को आराम से
नक्शे में ढूंढ सकते हैं। देखिए इसके पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो पहला यहां आता है पंजाब, दूसरा आता है हरियाणा, तीसरा आपका आता है यूपी, चौथा आपका आता है मध्य प्रदेश और पांचवा आता है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं। एक तरीके से हमारे कितने राज्य हो गए? राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। अच्छा, हम एक बात करते हैं, आपको पता होगा कि सन 2000 के अंदर 3 राज्य टूटे थे। अगर यूपी से बात करें तो यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, एमपी से बात करें तो एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और अगर हम बिहार से बात करें तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो हम अगर मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है वो ये रहा, बिल्कुल अलग हुआ है तो पास में होगा, तो ये आपका 5वें नंबर का हो गया, ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ हो गया। अगर हम उत्तराखंड यूपी से बात करें तो यूपी से जो अलग हुआ वो रहा उत्तराखंड है आपका, जो नेपाल से टच भी होता है, ये नेपाल है, ये नेपाल एक अलग देश है, आपको पता ही है, तो ये हम इस नेपाल से टच होता है। एक राज्य और है बिहार, जो आपकी यूपी से टच हो रहा है, ये बिहार है, और बिहार से जो अलग हुआ है वो नीचे झारखंड है। हमेशा कंफ्यूज होता है कि भैया बिहार ऊपर करूं या झारखंड काम करूं, तो बिहार ऊपर है कि भैया इससे अलग हुआ है, ये मानिए मेन राज्य है, और नीचे कौन आ गया? झारखंड आ गया। तो आपका एक तरीके से ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखते हैं हम। मैं अगर ऊपर से बात करता हूं, यहां से ये पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका एक था, मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा हूं, मैं भी दिखा दूंगा आपको। ये पूरा एक था लेकिन अलग हुआ, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये आपका लद्दाख हो गया है। ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको इसमें मालूम होगा कि पहले हमारे राज्य कितने थे, राज्य अगर हम बात करें तो राज्य हमारे थे 29 और यूटी थी हमारी 7। लेकिन जब ये राज्य अलग हो गया, ये राज्य खत्म हो गया, राज्य का दर्जा अलग हो गया, अब ये कितने हो गए? एक कम हो गया, यूटी बन गया, तो हमारे राज्य हो गए, अब इस वक्त राज्य हमारे 28 है, लेकिन 2 यूटी बढ़ गई, तो आपके पास 7 और 2 कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए, लेकिन 9 नहीं है, क्योंकि आपके दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक यूटी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक यूटी बना दिया गया है। इस कारण अभी इस वक्त यहां पर एक यूटी बनाने के कारण -1 करेंगे, तो अभी इस वक्त हमारे पास यूटी जो है वो है 8। कितनी है? 8, यानी 28 राज्य और 8 यूटी है, ये समझना है। पहले 29 था, एक स्टेट को निकाला, 28 हो गया, 2 जुड़े तो 9 हुए, लेकिन वापस 2 को मिला के 1 कर दिया तो 1 कम हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब जम्मू कश्मीर से एक जस्ट नीचे आपका हिमाचल है। क्या है? हिमाचल। तो ऊपर का तो सारा खेल हो गया। अब नीचे देखते हैं, नीचे एक राज्य आता है केरल, इसको थोड़ा सा दूसरा चेंज कर लेते हैं। एक आता है केरल और एक आपका तमिलनाडु। ध्यान में रखना है कि जो दक्षिणतम पॉइंट है वो तमिलनाडु का टच होता है भारत का, ना कि केरल का। अब देखिए, केरल से K4 केरल, K4 यहां आ गया कर्नाटक, K4 केरल, K4 कर्नाटक। ठीक है, K4 केरल, K4 कर्नाटक। तमिलनाडु से ऊपर कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। और अब हम वापस ऊपर चलते हैं तो महाराष्ट्र और इधर उड़ीसा। देखिए वापस देखिए, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु लास्ट का छोर है, K4 केरल, कर्नाटक, आंध्रा, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। खेल खत्म। जो बीच का जो ये बच गया, ये भी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है और ये तेलंगाना है। ये कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है, मैं कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, याद करिए। देखो नक्शे को याद करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब एक राज्य देखिए आप, यहां से एक राज्य बच रहा है, शुरू यहां से हो रहा है, लेकिन ये जा कहां तक रहा है भैया? ये यहां तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है, और ये यहां तक जाने के बाद में यहां तक आ रहा है। बिल्कुल, यह है वेस्ट बंगाल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग हम पढ़ते हैं, जलाईपुरगिरी पढ़ते हैं, वो सब कहां पर यहां आता है? सिक्किम से टच में होता है। ठीक है, अब देखिए आप, यहां पर नेपाल एक कंट्री है, भूटान एक कंट्री है, और भूटान और नेपाल के बीच में फंसा हुआ है सिक्किम। सिक्किम जिस पर चीन की नजर भी रहती है, जिसको चिकन, उसको भारत की गर्दन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अधिकार कर लिया तो हम पूरा एक काम कर लेंगे। सिक्किम है, तो देखिए सिक्किम के उत्तर के अंदर बात करें, यहां पर नॉर्थ में यहां पर चीन है, अगर हम पूर्व में बात करें तो भूटान है, अगर हम वेस्ट में बात करें तो नेपाल है, और अगर हम साउथ में बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो हमारी 7 सिस्टर होती है, 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आएगा भैया, 7 सिस्टर में केवल यही राज्य तो आएंगे। ये तो अलग हो गया, तो ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि 7 सिस्टर में क्या आएगा। अब 7 सिस्टर में पहला लीजिए,
मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक यहां से ग्लेशियर है यारलांग सांगपो, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सांगपो नदी है। और ये सांगपो नदी निकलती है, सांगपो नदी निकलकर आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल नाम ही सूरज के पूरब में सबसे पहले सूरज निकल रहा है, अरुणाचल प्रदेश पर प्रवेश करती है, उसका नाम दिहांग होता है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र में आती है, इसका नाम असम में आती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। दो राज्य हो गया आपका, ये तो हो गया आपका अरुणाचल और ये हो गया असम। असम के बाद मेघालय में आती है, बांग्लादेश में आती है। और ये देखिए आप, ये मेघ की तरह बना हुआ है, ये बादल की तरह बना हुआ है। ये किसकी तरह बना हुआ है? बादल की तरह बना हुआ है। मैं इसको पूर्वोत्तर राज्य को मैं दोबारा ले लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको, इसलिए कंफ्यूज के लिए मैंने हटा दिया उसको एक बार। आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, फिर असम आ गया, और फिर ये बादल की तरह बना हुआ है मेघालय। अब आपके पास में 3 राज्य आते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कंफ्यूज जहां होता है मैं बताता हूं, कंफ्यूज होता है कि सर मणिपुर ऊपर आएगा या मिजोरम ऊपर आएगा। मणिपुर ऊपर आएगा, मिजोरम ऊपर आएगा, नागालैंड तो आ ही गया। अब देखिए आप मम्मी, आप घर पे मम्मी को क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी। तो मैं से मणिपुर और मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। तो पहले मणिपुर ऊपर आएगा, सीधी सी बात है। तो पहले आएगा मणिपुर, फिर मिजोरम। मम्मी क्या बोलेंगे आप? मम्मी। तो यह आएगा मणिपुर और ये मिजोरम। और जो ये बच गया आपका त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, त्रि नाम से पता पड़ा त्रिपुरा, 3 ओर से, तो ये त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये आपका हो गया है। इसमें हम देख सकते हैं, वापस हम देखें, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के साथ में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। फिर यहां से इसका जो टच है उत्तराखंड है, ये बिहार है, ये झारखंड है, यहां से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। फिर यहां से हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, यहां से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र और उड़ीसा। एक भूल गए हम, गोवा भूल गए थे। और यहाँ तेलंगाना है, यहाँ आपका वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये आपके राज्य हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मैंने ये केवल इसलिए बताया कि जिससे आपको याद रहे। तो मुझे उम्मीद है आपकी आज क्लास में काफी मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा, जो आगे के जो चैप्टर है वो लेकर आऊंगा। इसको हम अब जो चैप्टर पढ़ेंगे हम वो नक्शे के साथ में पढ़ेंगे। तो आप यूं ही पढ़ते रहिए, आपका साथ में साथ यूं ही बना रहे। ओके बेटा, थैंक यू।